नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सुबह 9 बजे की खबरों के साथ। मैं हूं प्रीति। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। संसद का मॉनसून सत्र आज से। प्रधानमंत्री ने की सभी दलों से सहयोग की अपील। सरकार पेश कर सकती है 11 नए विधेयक। सदन में सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष। सुषमा, वसुंधरा और शिवराज के इस्तीफे पर अड़ी कांग्रेस। सरकार का इनकार। अमेरिकी कंपनी से घूस के मामले में गोवा और असम के मुख्यमंत्री ने दिए जांच के आदेश। कांग्रेस ने किया अमेरिका से सभी दस्तावेज मांगने की मांग। बीजेपी का दिगंबर कामत पर सीधा आरोप। उत्तर और मध्य भारत में बारिश का कहर। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में 12 लोगों की मौत की खबर। झारखंड में बाढ़ ने ली 9 बच्चों समेत 12 की जान। तकनीक के क्षेत्र में इसरो की लंबी उड़ान। 19 टन क्षमता वाले स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण। भारी उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजना होगा आसान। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। 3 हफ्ते के सत्र के दौरान सरकार की 24 विधायी प्रस्तावों को पेश करने की योजना है। इनमें 11 नए विधेयक, उपभोक्ता संरक्षण संशोधन, सड़क परिवहन और सुरक्षा, मर्चेंट शिपिंग और पंचायत और शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के आरक्षण संबंधी संविधान संशोधन विधेयक शामिल हैं। लोकसभा में सदन में लंबित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण विधेयक और भूमि अधिग्रहण विधेयक को लाया जाएगा। वहीं राज्यसभा की बात करें तो वस्तु और सेवा कर विधेयक, भ्रष्टाचार निवारण संबंधी विधेयक, विसल ब्लोअर सुरक्षा, रियल एस्टेट, किशोर न्याय और बाल मजदूर संबंधी विधेयक लाया जाएगा। और इस बीच सरकार ने विपक्ष को भरोसा दिलाया है कि वो सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन उसने किसी भी मंत्री के इस्तीफे से साफ इनकार किया है। कल हुई सर्वदलीय बैठक में ललित मोदी और व्यापम विवाद समेत भूमि बिल पर गतिरोध दूर नहीं हुआ। इस बीच कांग्रेस सुषमा स्वराज, वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे पर अड़ी हुई है। संसद के मॉनसून सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए कल 2 सर्वदलीय बैठकें हुई। पहली बैठक संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने बुलाई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सभी दलों के नेता शरीक हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि संसद की कार्यवाही चलाना सभी की जिम्मेदारी है। शुरू में कांग्रेस ने कहा जब तक कुछ मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे वो सदन को चलाने में वो मदद नहीं कर पाएंगे, ऐसा कहा। मगर बाद में 29 पॉलिटिकल पार्टीज ने एक स्वर में, मेरे ख्याल से सब ने कहा पार्लियामेंट ठीक तरह से चलना चाहिए, हर एक विषय के बारे में बहस होना चाहिए और सरकार के ओर से भी इस दिशा में सही पहलू, सही कदम उठाना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने भी कल सर्वदलीय बैठक बुलाकर सत्र के एजेंडे पर चर्चा की। बिना किसी रुकावट के संसद की कार्यवाही चलाने के लिए स्पीकर ने सभी दलों से सहयोग मांगा। सबने कहा है कि हम सहयोग करेंगे। अब देखो, विपक्ष को अपनी बात भी तो कभी जोरदार करना ही होती है, तो वो मर्यादा में रह करके वो करे, ऐसी अपील हमने करी है। उधर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ललित मोदी विवाद पर संसद में बयान देने की पेशकश की है, लेकिन कांग्रेस सुषमा स्वराज के इस्तीफे पर अड़ी है। कांग्रेस ललित मोदी विवाद में राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और व्यापम मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का इस्तीफा भी चाहती है। ट्रांसपेरेंसी का वादा किया था, लेकिन ये अंधकार जो आज हो रहा है देश में, इसके लिए गवर्नमेंट को रिस्पांसिबल होना और पार्लियामेंट से पहले जो लोग ललित गेट में इन्वॉल्व हैं और जो व्यापम में इन्वॉल्व हैं उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। कांग्रेस के अलावा दूसरे विपक्षी दल भी कई मसलों पर सरकार से जवाब चाहते हैं। उनकी मांग है कि संसद के अंदर इन मामलों पर चर्चा होनी चाहिए। ये था कि इशू कौन कौन उठाए जा सकते हैं और किस तरह से सदन को ठीक तरीके से चलाया जा सकता है। व्यापम और अन्य ऐसे केस, ऐसे मामले हैं
जो देश की राजनीति को झकझोरे हुए हैं तो वो तो उठेंगे ही। There are issues which needs to be debated and discussed inside the House. Congress should allow the House to function, then only the viewpoints of respective political parties should come out in the House. कई मुद्दों पर सरकार के घिरने की वजह से विपक्ष उससे संसद में जवाब चाहता है। लिहाजा सरकार के लिए दोनों सदनों की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाना बड़ी चुनौती होगी। विशाल दहिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और कांग्रेस के आक्रामक तेवरों के बीच सरकार को एनडीए सहयोगियों का पूरा समर्थन मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कल हुई बैठक में एनडीए नेताओं ने बेहतर समन्वय पर जोर दिया। घटक दलों ने एनडीए संयोजक की नियुक्ति की मांग भी की। एनडीए सरकार के सत्ता में आने के करीब 1 साल बाद कल एनडीए के घटक दलों की पहली बैठक हुई। प्रधानमंत्री ने सहयोगी दलों के साथ ललित मोदी और व्यापम विवाद पर सरकार की रणनीति की चर्चा की। उन्होंने इन मुद्दों से आक्रामक तरीके से निपटने के सरकार के फैसले का समर्थन किया। ये भी तय हो गया है कि कल से जो सत्र शुरू होगा उसमें बड़ी आक्रामकता से हम सदन में जाएंगे और सरकार की भूमिका जो डटकर हम बताएंगे वहाँ, और जो विरोधी दल है कुछ भी करे हम सदन चलाएंगे। घटक दलों ने एनडीए में बेहतर समन्वय पर भी जोर दिया ताकि विपक्ष के आरोपों से प्रभावी तरीके से निपटा जा सके। सहयोगी दलों ने समय समय पर ऐसी बैठकें बुलाने की भी मांग की। बैठक में आर्थिक सुधार से जुड़े अहम बिलों पर भी चर्चा हुई। कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया कि अवरोध करने वाले सांसदों से कड़ाई से निपटा जाना चाहिए। हमने ये बोला है कि अगर 2 दिन के बाद अगर कोई मेंबर गड़बड़ करता है या वेल में आता है तो उनको सस्पेंड करना चाहिए। अगर हाउस को चलाना है तो, क्योंकि ज्यादा दिन ये हाउस को न चलाने देना ये कोई अच्छी बात नहीं। घटक दलों ने भूमि बिल से जुड़ी चिंताएं भी प्रधानमंत्री के सामने रखी। स्वाभिमानी शेतकारी संगठन के राजू शेट्टी ने कहा कि भूमि बिल से किसानों में डर है और सरकार की इस छवि को सुधारने की जरूरत है। श्याम सुंदर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो आज से मॉनसून सत्र का आगाज हो रहा है और मॉनसून सत्र 3 हफ्ते तक चलेगा। इससे पहले हमने देखा पिछले 2 दिनों से बैठकों का दौर जारी रहा और कोशिश की गई कि सभी के समन्वय से मॉनसून सत्र फलदायी साबित हो और कामकाज सुचारू रूप से चले। हालांकि विपक्ष के तेवरों को देखकर लग रहा है कि विपक्ष ने भी सरकार पर आक्रामक रवैया अपनाने की जो अपनी तैयारी है वो पूरी कर रखी है। तमाम मांगे विपक्ष की तरफ से रखी गई हैं। हालांकि इस्तीफे को लेकर जो मांग विपक्ष की तरफ से की जा रही है वो सरकार ने साफ तौर से खारिज कर दी है। लेकिन प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि सबकी साझा जिम्मेदारी है कि संसद का सत्र सुचारू रूप से चले। हालांकि विपक्ष ने कहा है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सत्र को सही से चलाए। और इस बीच आपको बता दें कि भूमि अधिग्रहण बिल की जांच कर रही संसद की संयुक्त समिति के रिपोर्ट सौंपने की समय सीमा में बढ़ोतरी कर दी गई है। समिति अब अगस्त महीने के पहले हफ्ते में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इस बीच केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कल कहा कि संयुक्त समिति अगर संशोधन सुझाती है तो सरकार उन्हें शामिल करते हुए नया भूमि बिल लेकर आएगी। हालांकि विपक्ष के रुख को देखते हुए सरकार भूमि बिल को मौजूदा सत्र में रखने के बारे में असमंजस में दिख रही है। ऐसी सूरत में चौथी बार अध्यादेश की संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा रहा है। 30 सदस्यों वाली दोनों सदनों के संयुक्त समिति को आज से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र के पहले हफ्ते में ही रिपोर्ट सौंपनी थी। उन्होंने समय मांगा है क्योंकि उनका कहना है हमें कुछ बातें गवर्नमेंट से भी करना है और हमें समय चाहिए। तो हमने उनको 1 सप्ताह और समय बढ़ा करके दिया है। ज्वाइंट कमेटी की रिपोर्ट का भी स्वरूप देखना पड़ेगा। देयर इज ए पॉसिबिलिटी के दे सजेस्ट लॉट ऑफ amendments or suggestions or recommendation, then we may bring a new bill. There is a possibility. और दूसरी तरफ वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी पर बनी राज्यसभा की सिलेक्ट कमेटी ने कल अपनी रिपोर्ट सौंप दी। बीजेपी सांसद भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता वाली इस समिति की रिपोर्ट को इसी हफ्ते राज्यसभा के पटल पर रखा जाएगा। हालांकि मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस और वाम दलों ने विधेयक पर अपनी आपत्तियां जताते हुए डिसेंट नोट दिया है। कांग्रेस जीएसटी की अधिकतम दर 18% रखने के पक्ष में है और राज्यों को 1% अतिरिक्त टैक्स लगाने का अधिकार दिए जाने के भी खिलाफ है।
सरकार जीएसटी को 1 अप्रैल 2016 से लागू करना चाह रही है। श्रम कानूनों में सुधार पर श्रम संगठनों के कड़े विरोध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि श्रमिकों की सहमति से ही कानून में बदलाव होगा। 46वें भारतीय श्रम सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कल कहा कि श्रम सुधारों पर विचार विमर्श जारी रहेगा। इस मौके पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा पर सबसे ज्यादा ध्यान दे रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के दिल्ली के विज्ञान भवन में 2 दिनों तक चलने वाले श्रम सम्मेलन में मजदूर संगठनों के प्रतिनिधि जमा हुए। सम्मेलन के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रमिकों के हितों को सबसे ऊपर बताया। प्रधानमंत्री ने श्रम सुधारों के विरोध पर स्थिति साफ करने की कोशिश की और कानूनों में किसी बदलाव से पहले संगठनों की सहमति लिए जाने की बात कही। Now the Honorable Prime Minister will address the august gathering. समस्याओं का समाधान करने में हम कोई न कोई रास्ते खोलते चलेंगे और सहमति से कानूनों का भी परिवर्तन करना होगा, कानूनों में कोई जोड़ना होगा, कुछ निकालना होगा, वो भी सहमति से करने का प्रयास करते ही रहना चाहिए। निरंतर प्रक्रिया चलती रही है, आगे भी चलती रहने वाली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उद्योगों, उद्योगपतियों, सरकार और श्रमिकों के हितों के बीच सामंजस्य होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी अफसोस जताया कि देश में अप्रेंटिस यानी कारखानों में प्रशिक्षण लेने वाले प्रशिक्षुओं की संख्या बहुत कम है। उन्होंने उद्योग जगत से युवाओं को अधिक से अधिक मौके देने की बात कही ताकि उनकी संख्या 3 लाख से बढ़ाकर कम से कम 20 लाख की जा सके। चीन में अप्रेंटिस की संख्या लगभग 2 करोड़ है। प्रधानमंत्री ने इस दौरान नेशनल करियर सर्विस पोर्टल का भी उद्घाटन किया। इसके अलावा सरकार ने श्रमिकों की समस्याओं के समाधान के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालयी समिति का गठन किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि सभी श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा से जोड़ा जाएगा। ये जो सरकार की नीति है कि उन श्रमिकों का कल्याण हो, जो अभी विषय उठाए गए कि मिनिमम वेज जो जमीन की हकीकत है उसके साथ उसका संबंध होना चाहिए, सामाजिक सुरक्षा मजदूर को मिलनी चाहिए और हमारी सरकार की भी नीति है। और इसी वजह से पिछले 14 महीने में जो सामाजिक सुरक्षा देने की योजनाएं आम नागरिक के लिए भी और गरीब नागरिक के लिए भी हमने बनाई हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी पहल है। दरअसल रविवार को ही श्रम संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपनी 12 सूत्री मांगों और श्रम कानूनों पर चिंता के मामले में प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी, लेकिन ये बैठक बेनतीजा रही और मजदूर संगठनों ने 2 सितंबर को राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। प्रणब गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। और संसद के मॉनसून सत्र के एक दिन पहले वाम दलों ने कल दिल्ली के जंतर मंतर पर एनडीए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। वाम दलों ने ललित मोदी प्रकरण, व्यापम मामले और छत्तीसगढ़ के पीडीएस मामले की निष्पक्ष और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराने की मांग की। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन मामलों में घिरे केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को जांच पूरी होने तक पद से हटाएं। बात साफ है, ये घोटाला है। इसके अंदर आरोपी खड़ा किए हैं, कैबिनेट के मंत्री है, मुख्यमंत्रियां हैं, और व्यापम घोटाला है जहां पर अपराधीकरण और भ्रष्टाचार, इन दोनों का एक बहुत ही डेडली कॉकटेल बन रहा हुआ है। तो इन सब पे जांच हो, न्यायालय के आदेश में जांच हो, और जब तक ये जांच पूरा नहीं होता, जिन पदों पे वो मंत्रियां हैं, लोग हैं, वो अपने पद से हटे। आज मीटिंग में हमने स्पष्ट रूप से कहा, जिस तरीके की एजेंडा सरकार ने पेश किया, इससे साफ नजर आता है, थोड़ा अनुभव जिसको है पार्लियामेंट का, साफ नजर आ रहा है संकेत कि सरकार चाहती है कि ये सत्र ना चले। और फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आगे देखेंगे, अगले साल 26 फरवरी 2016 को होगा फीफा के नए अध्यक्ष पद का चुनाव। राज्यसभा टीवी का ये बेहद खास प्रोग्राम है गुफ्तगू। नए चेहरे, बड़े बड़े नाम। नमस्कार, मैं हूँ राकेश ओम प्रकाश मेहरा। मैं हूँ आनंद एल राय। नमस्कार, मैं हूँ अनुराग बासु। मुकेश खन्ना की तरफ से प्रणाम। नमस्कार, मैं हूँ आयुष्मान खुराना। मैं हूँ दिवाकर बैनर्जी। नमस्कार, मैं हूँ के मेनन। मैं हूँ राजकुमार राव। मैं हूँ स्वानंद किरकिरे। मैं रशीद नाज।
मैं हूँ नेक टंडन। नमस्कार, मैं हूँ शेखर सुमन। मुझसे मिलिए प्रोग्राम गुफ्तगू। प्रोग्राम गुफ्तगू देखिए मुझे गुफ्तगू। शुरू हो रहा है गुफ्तगू का नया सीजन, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। गोवा और असम में जल आपूर्ति योजना में कुछ पूर्व मंत्रियों के कथित रूप से घूस लेने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दोनों ही राज्यों ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत ने कहा है कि उनके मंत्रिमंडल के सदस्य इस मामले में शामिल नहीं हैं। अमेरिका की कंपनी लुइस बर्जर से पूर्व मंत्रियों के घूस लेने के मामले में गोवा सरकार ने अपराध शाखा से जांच के आदेश दिए हैं। राज्य सरकार ने इस मामले में सीबीआई जांच की भी मांग की है। असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने भी गुवाहाटी में जल आपूर्ति योजना में कथित घूसखोरी की जांच का आदेश दिया है। My government has initiated steps in collecting the facts and doing the investigation. I have asked crime branch to do this job with a request to hand over the case to the CBI. আমি তো কইছে অলরেডি মই কোৱাই হ'ল যে মই এনকুৱাৰী কৰিবলৈ দিছোঁ। এইটো এনকুৱাৰী কি কয় সুভাষ দাসক দিছোঁ আৰু যেতিয়া প্ৰাইমা ফেচি কেছ হয় তেতিয়া নিশ্চয় আমি CBI को দিম। इस बीच गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत ने अपने किसी मंत्री के इस मामले में शामिल होने से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि वो किसी भी जांच के लिए तैयार हैं। दिल्ली में कांग्रेस ने भी अमेरिका से सभी दस्तावेज मांगने की मांग की, लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस पर दबाव बढ़ा दिया है। ये गोवा के एक मंत्री को दिया गया है और उस वक्त गोवा में कांग्रेस के मंत्री थे और हमारा मानना है कि ये वो जो मंत्री थे वो उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर दिगंबर कामत। The Congress welcomes any kind of investigation, whether it is the Central Bureau of Investigation. But we would like the Prime Minister to call up his friend Barack Obama and get the list of people who are guilty so that the investigations can be expedited. अमेरिकी न्याय विभाग ने खुलासा किया है कि गोवा और गुवाहाटी में परियोजना के लिए लुइस बर्जर कंपनी ने एक मंत्री समेत कई भारतीय अधिकारियों को घूस दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कल एसआईटी और एसटीएफ को व्यापम मामले में आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर करने की इजाजत दे दी। इस बीच सीबीआई ने व्यापम मामले में एक और मामला दर्ज किया है। उधर व्यापम मामले को लेकर मध्य प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र का पहला दिन अवरोध की भेंट चढ़ गया। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को व्यापम मामले से जुड़ी सीबीआई की याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने अपील मंजूर करते हुए व्यापम घोटाले में एसटीएफ और एसआईटी की जांच को जारी रखने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई के सभी मामलों को अपने हाथ में लेने तक एसटीएफ जांच और चार्जशीट दाखिल कर सकती है। कोर्ट ने ये एग्री किया है कि अगले 2-3 दिन में जिनका भी टाइम पीरियड एक्सपायर हो रहा है उसके अंदर वो चालान पेश कर सकते हैं और ये अब केस उन्होंने हियरिंग के लिए फ्राइडे को लगा दिया है। तब सीबीआई आकर ये भी बताएगी कोर्ट में कि अब उनको टोटल टेक ओवर करने में कितना टाइम लगेगा। सीबीआई की दलील है कि व्यापम मामले में 185 एफआईआर दर्ज हैं। ऐसे में सभी मामलों की जांच संभालने में 6 हफ्ते तक का समय लग सकता है। अगर एसटीएफ और एसआईटी आरोपियों के खिलाफ 90 दिन में चार्जशीट पेश नहीं करती तो आरोपियों को जमानत मिल सकती है। उधर मध्य प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन व्यापम मामले पर गतिरोध हुआ। कार्यवाही शुरू होने पर कांग्रेस ने दूसरे दिवंगत लोगों के साथ व्यापम घोटाले से जुड़े हुए लोगों को श्रद्धांजलि देने की मांग की, जिनकी संदिग्ध मौत हुई थी, जिसके बाद सदन में अवरोध खड़ा हो गया और कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। बीजेपी ने विपक्ष पर इस मामले में राजनीति करने का आरोप लगाया है। जिसको यूनेस्को श्रद्धांजलि दे चुका उसको मध्य प्रदेश की विधानसभा देने में घबरा रही है। मुख्यमंत्री विदा हो, किसी और को चार्ज मिले तो ज्यादा अच्छा है। हम सदन चलाना चाहते हैं। बिल्कुल बेवजह राजनीति कर रहा है। जब तक सीबीआई की रिपोर्ट नहीं आती कुछ कहना ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 जुलाई को व्यापम मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। सीबीआई इस मामले में अब तक 12 एफआईआर दर्ज कर चुकी है। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। छत्तीसगढ़ के पीडीएस मामले की सीबीआई जांच को लेकर दायर याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिका में मामले की निष्पक्ष जांच पर संदेह जताया गया है। इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। छत्तीसगढ़ में पीडीएस मामले की एंटी करप्शन ब्यूरो जांच कर रही है। कांग्रेस ने इस मामले के तार मुख्यमंत्री रमन सिंह के रिश्तेदारों से जुड़े होने का आरोप लगाया है। कोर्ट ने कहा छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट जाओ। हमने कहा कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट जाने का कोई इसमें औचित्य नहीं रह जाता, क्योंकि हम मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और ये जो स्कैम है
क्योंकि इसमें हाई लेवल के लोग इन्वॉल्व हैं। लोकल पुलिस या एंटी करप्शन ब्यूरो जो वहाँ का है वो इसमें उचित कार्रवाई नहीं कर पाएगा और इस मामले की पूरी तह तक जानने के लिए CBI जांच होना जरूरी है। बात मौसम की करते हैं। उत्तर और मध्य भारत में बारिश का कहर जारी है। बारिश से मध्य प्रदेश में 12 लोगों की मौत की खबर है। साथ ही कई शहरों में बाढ़ के हालात के चलते आज स्कूल बंद रहेंगे। वहीं झारखंड में बारिश से 72 घंटों में 12 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड में भूस्खलन से कई जगह लोग फंसे हुए हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में कई नदियां खतरे के निशान के आसपास बह रही हैं। बारिश कई जगह अब आफत बन गई है। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से सीहोर जिले में 3 परिवार के 12 लोग पानी में बह गए, जिनमें से 8 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि बाकियों की तलाश की जा रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घटना की जानकारी मिलते ही इलाके का दौरा किया और मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना जाहिर की। सरकार ने 2-2 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा भी की है। करीब 3 परिवार के 11 लोग लापता हुए थे कल रात को तेज बारिश में, और जो कैचमेंट एरिया ज़्यादा था, जंगल का नाला था, उसमें 8 लोगों की डेड बॉडियाँ मिल गई हैं। NDRF की टीम भी हमारी आ गई है। सभी रेस्क्यू टीम काम कर रही है। अभी रात में तो अंधेरे में नहीं कर पाएगी, मॉर्निंग में और करेगी। वहीं उज्जैन में 24 घंटे में 444 मिलीलीटर बारिश हुई है। इससे शिप्रा नदी उफान पर है। बारिश ने कई इलाकों को टापू में तब्दील कर दिया है। रेलवे ट्रैक पर पानी भरने के बाद कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। राजधानी भोपाल और इंदौर समेत मध्य प्रदेश के कई दूसरे शहरों में भी यही हाल है। करीब 6000 लोगों को निकालकर राहत कैंपों में पहुंचाया जा चुका है। बस्तियों से काफ़ी हजारों लोगों को निकाला गया है, लेकिन कैंपों में करीबन 500 से 800 लोग विभिन्न जगह धर्मशालाओं, स्कूलों के अंदर अभी पुनर्वासित किए जा चुके हैं, जिनको लगातार भोजन के पैकेट, उनके लिए आवश्यक सामग्री, गद्दे, रजाई वगैरह प्रदाय किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ झारखंड में बाढ़ से 9 बच्चों समेत पिछले 72 घंटों में 12 लोगों की जान जा चुकी है। ज्यादातर नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि सोनभद्र में भी बिजली गिरने से 2 लोगों को जान गंवानी पड़ी। गंगा और घाघरा नदियां उफान पर हैं, जिससे पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। उत्तराखंड में बारिश की वजह से लोगों की दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। रास्तों पर पानी भरने और भूस्खलन की वजह से 4 धाम यात्रा में रुकावटें आ रही हैं। ये स्लाइडिंग जोन है, इस वजह से यहाँ पे कल शाम को टूट गया था। उसके बाद यहाँ पे गाड़ियों की कुछ कतारें लग गई थी, स्वाभाविक है। और सुरक्षा के दृष्टिकोण चूँकि श्रीनगर थोड़ा सा कहीं ना कहीं सुरक्षित है, और जो यात्रीगण आते हैं 4 धाम से, तो उनके लिए ठहरने और खाने की व्यवस्थाएं भी अच्छी है। वहीं देश के कई कोनों में बारिश से जनजीवन पर बुरा असर पड़ा है। केरल में नदियों का जलस्तर बढ़ने के कारण लोगों को तटों पर न जाने की सलाह दी गई है। त्रिपुरा में 2000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने एक नई सफलता हासिल की है। इसरो ने उच्च क्षमता वाले स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है। सोमवार को तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में 800 सेकंड तक इसका जमीनी परीक्षण किया गया। भारी उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने वाले रॉकेट GSLV Mark 3 में इसका इस्तेमाल होगा। अब इसरो भारी उपग्रहों के इस्तेमाल में सफल हो जाएगा। यह इंजन 4000 टन की क्षमता के उपग्रहों को भूस्थैतिक कक्षा में ले जाने में सफल होगा। 19 टन की क्षमता वाले इस इंजन का यह पहला परीक्षण था। इससे पहले इसरो के स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन की क्षमता 12.5 टन थी। इसे GSLV Mark 2 में इस्तेमाल किया जा चुका है। कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर डालते हैं। आर्थिक संकट से गुजर रहे ग्रीस ने IMF को 2.05 अरब यूरो का बकाया कर्ज चुका दिया है। IMF ने इस बात की पुष्टि की है। इसके अलावा ग्रीस ने यूरोपीय सेंट्रल बैंक को भी सोमवार को 4.02 अरब यूरो का भुगतान किया है। यह भुगतान यूरोपियन यूनियन से 7 अरब यूरो का कम समय के लिए कर्ज मिलने के बाद किया गया है। सोमवार को 3 हफ्ते के बाद ग्रीस में बैंक खुले। बैंकों से पैसा निकालने और दूसरे कामों के लिए बड़ी तादाद में लोगों की लंबी कतारें देखने को मिली। हालांकि अभी ग्रीस में बैंकों से लोग एक हफ्ते में महज 420 यूरो ही निकालने की उन्हें इजाजत है। वहीं विदेश में पैसा भेजने पर रोक अब भी कायम है। ग्रीस की संसद ने हाल ही में बेल आउट की शर्तों के मुताबिक जरूरी कानूनी बदलावों को मंजूर कर दिया है। ग्रीस के प्रधानमंत्री अलेक्सिस सिप्रास के सामने इस राहत पैकेज से जुड़े आर्थिक सुधारों को बुधवार को संसद से मंजूरी दिलाने की चुनौती है। सीरिया की सीमा के पास तुर्की के सुरुच शहर में संदिग्ध IS आतंकी के फिदायीन हमले में 30 लोग मारे गए हैं, जबकि करीब 100 लोग जख्मी हुए हैं। हमलावर ने खुद को विस्फोट करके उड़ा दिया। मरने वालों की तादाद बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। सुरूज सीरिया सीमा से लगे
खुर्द बहुल शहर कोबानी से लगा हुआ है। धमाका एक सांस्कृतिक केंद्र में हुआ। इस सांस्कृतिक केंद्र में करीब 300 प्रतिनिधि ठहरे हुए थे। साइप्रस की यात्रा कर रहे तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तय्यिप ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सोमवार को एकमत से ईरान और 6 विश्व शक्तियों के बीच हुए ऐतिहासिक परमाणु समझौते का समर्थन किया है। साथ ही ईरान के खिलाफ लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। समझौते के मुताबिक ईरान के परमाणु बम का विकास न करने की गारंटी के बदले में प्रतिबंधों को धीरे धीरे और सशर्त हटाने की शुरुआत होगी। प्रस्ताव का स्वागत करते हुए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून ने कहा कि इससे ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर संयुक्त विस्तृत कार्रवाई योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित होगा। उन्होंने कहा कि सभी देश समझौते में शामिल अपने दायित्वों को पूरा करने में सक्षम होंगे। खेल की दुनिया से कुछ खबरें। भारतीय हॉकी टीम के कोच पॉल वेन एस को पद से हटाने की खबर का खेल मंत्रालय ने खंडन किया है। दरअसल कोच पॉल वेन ने कहा कि हॉकी इंडिया के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा से विवाद के चलते उन्हें हटाया गया है। उधर अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा का कहना है कि कोच वेन एस को पद से नहीं हटाया गया है। फिलहाल कोच पॉल वेन के इस्तीफे को लेकर भ्रम बना हुआ है। अगले साल 26 फरवरी को फीफा के नए अध्यक्ष का चुनाव होगा। कार्यकारी समिति ने कल इस फैसले को मंजूरी दी है। सेप ब्लैटर के इस्तीफे देने के बाद नए अध्यक्ष का चुनाव जरूरी हो गया था। कुछ महीने पहले फीफा में अब तक के सबसे बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ था। इसमें विश्व कप मेजबानी के लिए कई देशों से पैसा लेने के आरोप लगे थे। इसके तुरंत बाद सेप ब्लैटर ने फीफा अध्यक्ष का फिर से चुनाव जीता था, लेकिन बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। नासा के डीप स्पेस क्लाइमेट सैटेलाइट ने पृथ्वी से लेकर सूरज की तरफ से उसकी रोशनी की पहली तस्वीर जारी की है। नासा के सैटेलाइट ने तस्वीर धरती से 1 लाख मिलियन की दूरी से ली है। नासा ने ये तस्वीरें अर्थ पॉलीक्रोमेटिक इमेजिंग कैमरा यानी एपिक से ली हैं। नासा का कहना है कि विभिन्न प्रकार की तस्वीरें लेने में नैरो बैंड फिल्टर्स का इस्तेमाल किया गया है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। संसद का मॉनसून सत्र आज से। प्रधानमंत्री ने की सभी दलों से सहयोग की अपील। सरकार पेश कर सकती है 11 नए विधेयक। सदन में सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष। सुषमा, वसुंधरा और शिवराज के इस्तीफे पर अड़ी कांग्रेस। सरकार का इनकार। अमेरिकी कंपनी से घूस के मामले में गोवा और असम के मुख्यमंत्री ने दिए जांच के आदेश। कांग्रेस ने की अमेरिका से सभी दस्तावेज मांगने की मांग। बीजेपी का दिगंबर कामत पर सीधा आरोप। उत्तर और मध्य भारत में बारिश का कहर। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में 12 लोगों की मौत की खबर। झारखंड में बाढ़ ने ली 9 बच्चों समेत 12 की जान। तकनीक के क्षेत्र में इसरो की लंबी उड़ान। 19 टन क्षमता वाले स्वदेशी क्रायोनिक इंजन का सफल परीक्षण। भारी उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजना होगा आसान।